सो लास्ट लेक्चर को हमने क्या पढ़ा था? इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, मतलब वेक्टर का स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या होता है ये फिर एक बार हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट स्टडी करेंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन, ओके, मल्टीप्लिकेशन of a vector, multiplication of a vector by scalar. Okay, so this part we have studied last time. अभी वेक्टर को स्केलर, अभी वेक्टर को वेक्टर से वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन अभी आगे है, वो नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे। वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है। देखिए, वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन दो टाइप का होता है, वन इज द क्रॉस प्रोडक्ट एंड सेकंड इज द डॉट प्रोडक्ट, वो बाद में हम पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? वेक्टर का स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन, वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय स्केलर क्या होता है? देखिए इधर मैं लिखता हूं क्या होता है। व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय स्केलर, वेक्टर इज multiplied by scalar, when vector is multiplied by scalar, its magnitude changes, ठीक है, मतलब उस वेक्टर की क्या हो जाएगी? मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगी। when a vector is multiplied by scalar, its magnitude changes and अभी वेक्टर मतलब क्या रहता है? वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रहता है। ठीक है, तो स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद मैग्नीट्यूड का क्या होता है और डायरेक्शन का क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड चेंजेस, मैग्नीट्यूड बिकम n टाइम्स। ओके, अगर स्केलर n है, अगर स्केलर का वैल्यू, स्केलर मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, रिमेंबर दिस, स्केलर मतलब क्या? ओनली मैग्नीट्यूड रहता है या फिर ओनली वैल्यू रहता है। ठीक है, तो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर का वैल्यू क्या होता है? n टाइम्स होता है। तो मैग्नीट्यूड चेंजेस मल्टीप्लाइड बाय स्केलर, इट्स मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, वो n टाइम्स हो जाएगा। एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन का क्या होता है? डायरेक्शन आइदर रिमेन्स एज इट इज, remains as it is। डायरेक्शन एक तो as it is रहेगा, वेक्टर का डायरेक्शन नहीं बदलेगा, as it is रहेगा, और become exactly opposite, ओके, ये होता है। ठीक है, when a vector is multiplied by scalar, okay, when a vector is multiplied by scalar क्या होता है? इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस, वेक्टर का मैग्नीट्यूड n टाइम्स होता है। एंड डायरेक्शन का क्या होता है? तो डायरेक्शन का क्या होता है? आइदर रिमेन्स एज इट इज, डायरेक्शन एक तो एज इट इज रहेगा या फिर अपोजिट हो जाएगा। इसका एग्जांपल देता हूं तो आपको समझ में आएगा। एग्जांपल इज लाइक दिस, फॉर एग्जांपल सपोज फोर्स इज 3 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट है। ठीक है, फोर्स कितना है? 3 न्यूटन है, टूवर्ड्स ईस्ट है। ओके, देन कैलकुलेट का क्या करना है? फर्स्ट इज 5 F बार कैलकुलेट करो एंड सेकंड इज -2 F बार कैलकुलेट करो। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। फोर्स कितना है? 3 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट है, तो क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है 5 F बार कैलकुलेट करना है या फिर -2 F बार कैलकुलेट करना है। अभी क्या करने जा रहे हैं हम? फोर्स ये वेक्टर है ना, फोर्स वेक्टर इधर दिया है, उसको क्या करेंगे? स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे। स्केलर मतलब पहले तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक आंसर क्या आ जाएगा? देखिए, आंसर विल बी लाइक दिस। एक आंसर क्या हो जाएगा? फोर्स कितना है? 3 न्यूटन है, उसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होता है? 3 into 5 दैट इज 15 ना। फोर्स को क्या करना है? 5 से मल्टीप्लाई करना है, सो 5 into 3 विल बी 15।
So 15 Newton and direction will be as it is east, towards east. Okay, इस तरह से ये होता है 15 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। समझ में आया क्या? देखिए, और सेकंड आंसर क्या आ जाएगा? अभी माइनस फोर्स को क्या करना है? -2 से मल्टीप्लाई करना है। फोर्स कितना है? 3 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट है ना, उसको -2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू -2 मतलब -6 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। ओके, -6 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट बोल सकते हैं या फिर 6 न्यूटन टुवर्ड्स 6 न्यूटन टुवर्ड्स वेस्ट। इस तरह से माइनस साइन जब आता है तो क्या होता है? डायरेक्शन अपोजिट होता है। सो -6 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट बोल सकते हैं या फिर 6 न्यूटन टुवर्ड्स वेस्ट भी बोल सकते हैं। इसमें कुछ डाउट है क्या? बोलिए, एनी डाउट इन दिस केस? यही है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। ठीक है, मतलब जब भी किसी वेक्टर को हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड n टाइम्स हो जाता है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड n टाइम्स होता है और डायरेक्शन अगर स्केलर प्लस है, स्केलर क्वांटिटी अगर प्लस है तो डायरेक्शन एज इट इज रहेगा, और स्केलर माइनस है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। ओके, सो एनी डाउट इन दिस केस? फाई ईस्ट, फिर इन विच क्वेश्चन फाई ईस्ट 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू 3 50 न्यूटन एंड डायरेक्शन तो एज इट इज ईस्ट रहेगा। एंड -2 एक बार मतलब -2 से 3 को मल्टीप्लाई किया तो -6 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट बोल सकते हैं। अभी -6 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट मतलब 6 न्यूटन टुवर्ड्स वेस्ट हो सकता है। ओके, मतलब माइनस साइन आता है तो क्या होता है? हमें डायरेक्शन रिवर्स करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है ना? हाँ, अभी नेक्स्ट पार्ट हम स्टडी करेंगे, दैट इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स हम स्टडी करेंगे। अभी नेक्स्ट पार्ट इज एडिशन ऑफ द वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अभी वेक्टर्स का एडिशन किस तरह से करना है ये हम देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए अभी एडिशन ऑफ वेक्टर्स, अभी वेक्टर्स का एडिशन करने के लिए थ्री मेथड्स है। ओके, फर्स्ट मेथड इज ट्राइंगल लॉ। फर्स्ट मेथड को क्या बोलते हैं हम? ट्राइंगल लॉ बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड मेथड इज पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, एंड थर्ड मेथड इज पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन law. So these are the three methods by which we can do the addition of vectors. Okay, these are the three methods by which we can do the addition of vectors. First is the triangle law, second is the parallelogram law, and third is the polygon law. So vector का addition जो है हम three methods से करते हैं। First is the triangle law, second is the parallelogram law, and third is the polygon law. तो पहले तो क्या करेंगे? हम triangle law पढ़ेंगे। Okay, triangle law. First is triangle law. ट्राइंगल लॉ। ठीक है, फर्स्ट इज द ट्राइंगल लॉ। अभी ट्राइंगल लॉ के साथ वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं देखिए। ओके, ट्राइंगल लॉ के साथ वेक्टर का एडिशन किस तरह से करते हैं देखिए। सपोज देयर आर टू वेक्टर्स लाइक दिस। सपोज दिस इज द फर्स्ट वेक्टर, दिस इज द फर्स्ट वेक्टर, सपोज ए बार है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट वेक्टर, तो इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है एंड मैग्नीट्यूड इतना है। मतलब जनरली क्या होता है? जितना लेंथ होता है उतना ही उसका क्या रहता है? मैग्नीट्यूड रहता है। एंड दिस इज द सेकंड वेक्टर, सपोज दैट इज बी बार। ओके, सो दीज आर द टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार। अभी मुझे इसका एडिशन करना है बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ। तो सिंपली क्या करना है देखिए, ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर, पहला वेक्टर ड्रॉ कीजिए। ओके, दैट इज ए बार फॉर एग्जांपल इन इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। पहला वेक्टर जो भी है अकॉर्डिंग टू इट्स मैग्नीट्यूड एंड अकॉर्डिंग टू इट्स डायरेक्शन फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ कीजिए। फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर यू आर गोइंग टू ड्रॉ द सेकंड वेक्टर। ओके, मतलब सेकंड वेक्टर का जैसे डायरेक्शन है वैसा ही इधर डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। जितना उसका मैग्नीट्यूड है उतना ही इधर मैग्नीट्यूड ड्रॉ करना पड़ेगा।
सो इस तरह से दो वेक्टर मैंने निकाल दिए हैं। वेक्टर कैसे निकालने, देखिए दो वेक्टर का हमें अगर एडिशन करना है बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ, दो वेक्टर का हमें एडिशन करना है बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ, तो क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर, आफ्टर दैट फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर वी आर गोइंग टू ड्रॉ द सेकंड वेक्टर। मतलब फर्स्ट वेक्टर के एंड पॉइंट से सेकंड वेक्टर हमें ड्रॉ करना है, और सेकंड वेक्टर ड्रॉ करने के बाद ये क्या होता है, इनकम्प्लीट ट्रायंगल तैयार होता है, इनकम्प्लीट ट्रायंगल। अभी ट्रायंगल का जो थर्ड साइड है, ट्रायंगल का जो थर्ड साइड रहेगा, ओके, सो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, ओके, it is like this is the third side of the triangle. That is addition of these two vectors, that is a bar plus b bar. इसी को क्या बोलते हैं हम, रिजल्टेंट बोलते हैं, that is r bar, ठीक है। so this is called as triangle law. triangle law में क्या करेंगे, we are going to draw first vector, from the end point of first vector we are going to draw the second vector, ठीक है। दो वेक्टर वन आफ्टर अनदर ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, दो वेक्टर को वन आफ्टर अनदर ड्रॉ करेंगे, और जो तीसरा साइड आएगा, तो तीसरा साइड क्या रिप्रेजेंट करेगा, तीसरा साइड थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, दैट विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट या फिर एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स। सो दिस थर्ड साइड इज नथिंग बट a बार प्लस b बार रहेगा, ठीक है। सो दिस इज द ट्रायंगल लॉ। अभी ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट हम देखते हैं, ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट किस तरह से है, देखिए। So statement of triangle law is like this, okay, if statement देखिए, if two vectors are represented, okay, if two vectors are represented in magnitude and direction, in magnitude and direction, देखिए ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट देखिए, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर। देखिए मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा है, देखिए दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, दो वेक्टर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और अकॉर्डिंग टू जैसा मैग्नीट्यूड है जैसा डायरेक्शन है उसी तरह से हमें निकालना है। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। अभी इधर देखिए टेकन इन ऑर्डर, इसका मीनिंग क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। टेकन इन ऑर्डर मतलब एक वेक्टर ड्रॉ करने के बाद दूसरा वेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मतलब फर्स्ट वेक्टर के एंड पॉइंट से दूसरे वेक्टर को ड्रॉ करना है, उसको बोलते हैं टेकन इन ऑर्डर। सो इस तरह से वन आफ्टर अनदर क्या करेंगे, हम दो वेक्टर निकालेंगे, देन क्या होता है, देन देयर रिजल्टेंट मतलब एडिशन, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड, then the resultant is represented in magnitude and direction, then the resultant is represented in magnitude and direction, magnitude and direction by third side of the triangle, magnitude and direction by third side of triangle, ओके, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। और उसका डायरेक्शन मतलब रिजल्टेंट क्या रहेगा, इस ट्रायंगल का थर्ड साइड ये रिजल्टेंट रहेगा, और रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट विल बी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द एंड पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर रहेगा। मतलब डायरेक्शन कैसे निकालना है, फर्स्ट वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से सेकंड वेक्टर का एंड पॉइंट जो है वहां तक उसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन रहेगा, क्योंकि ट्रायंगल आया तो तीसरे साइड को दो डायरेक्शन हो सकते हैं, आइदर डाउनवर्ड डायरेक्शन और द अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसमें से कौन सा डायरेक्शन आ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन आ जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द एंडिंग पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर। सो देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल,
इसमें भी वर्ड क्या लिखना है, डायरेक्टेड एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द, इसका डायरेक्शन कैसे आएगा, डायरेक्टेड एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू ending point of second vector, ठीक है. So directed as starting point of first vector to the ending point of the second vector. So this is called as triangle law. This is the statement of triangle law. देखिए 2-3 बार आपने ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट पढ़ा तो आपको मगअप हो जाएगा, ठीक से आ जाएगा. देखिए क्या दिया है, टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर. मतलब दो वेक्टर को क्या करना है, ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट करना है. दो वेक्टर को ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट करना है. तो क्या होता है, रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, then resultant is represented in magnitude and direction by third side of triangle. The resultant क्या रहेगा, उस ट्रायंगल का थर्ड साइड रहेगा. और थर्ड साइड में डायरेक्शन कैसे रहेगा, रिजल्टेंट का थर्ड साइड में रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसा रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर से एंडिंग पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर तक रहेगा. ठीक है. So this is the statement of triangle law. Okay, so once again I am repeating this statement. If two vectors are represented in magnitude and direction by two sides of triangle taken in order. देखिए two vectors are represented in magnitude and direction. Okay, are represented in magnitude and direction by two sides of triangle. Okay, by two sides of triangle taken in order. मतलब दो वेक्टर को क्या करना है, ट्रायंगल के दो साइड से हमें रिप्रेजेंट करना है. और कैसे रिप्रेजेंट करना है, वन आफ्टर अनदर, टेकन इन ऑर्डर, वन आफ्टर अनदर. मतलब फर्स्ट वेक्टर होने के बाद दूसरा वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे. ठीक है. तो इस तरह से दो वेक्टर रिप्रेजेंट करने के बाद क्या होता है, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. देन देयर रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में रिप्रेजेंट होगा. ओके, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड भी मिलेगा और उसका डायरेक्शन भी मिलेगा. और किस तरह से मिलेगा, देखिए then their resultant is represented in magnitude and direction by third side of the triangle. Okay, by third side of triangle directed as starting point of first vector to the ending point of the second vector. Okay, अभी इसका एक एग्जांपल ले लेंगे. एग्जांपल, ठीक है. तो एग्जांपल लेने के बाद आपको समझ में आ जाएगा. देखिए यहाँ पे एक बॉडी है, you can see this. Okay, so this is a body on which suppose I am going to apply a force of 3 Newton and a force of 4 Newton. ठीक है. मैंने क्या किया है, दो फोर्सेस लगाया. अभी मैंने आपको अगर क्वेश्चन पूछा, एक बॉडी पे मैंने पहले 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, बाद में 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो टोटल फोर्स बॉडी पे कितना रहेगा, ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा तो आंसर उसका 7 न्यूटन नहीं आएगा. देखिए ट्रायंगल लॉ से हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा. मैं क्वेश्चन क्या बता रहा हूं, बॉडी पे पहले मैंने 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, उसके बाद 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो टोटल फोर्स 7 न्यूटन आएगा, ऐसा कुछ बता नहीं सकते. 7 न्यूटन ही आएगा ऐसा कुछ नहीं है, डिफरेंट फोर्स भी आ सकता है. ठीक है. तो किस तरह से ये प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करना है, देखिए अभी किस तरह से सॉल्व करना है. तो ट्रायंगल लॉ से हम सॉल्व करेंगे. सपोज दिस इज F1 बार, ये फर्स्ट फोर्स है 3 न्यूटन का, एंड सपोज दिस इज F2 बार है 4 न्यूटन का, ये सेकंड फोर्स है. ठीक है. अभी देखिए 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन. अभी ट्रायंगल लॉ से क्या करेंगे, पहले फर्स्ट फोर्स निकालेंगे और उसके बाद सेकंड फोर्स निकालेंगे. ठीक है. 3 न्यूटन का फोर्स मैं क्या करता हूं, 3 सेंटीमीटर का एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं. ठीक है. ये सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा, इधर 3 सेंटीमीटर का एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकालूंगा. इधर स्केल, आपको स्केल लेना पड़ेगा क्योंकि आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना. तो इधर स्केल क्या लेंगे, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले लेंगे सपोज. ठीक है. 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर.
तो 3 न्यूटन मतलब 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो 3 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा और वो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, हॉरिजॉन्टल है। उसके बाद 4 न्यूटन का फोर्स मतलब 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें। और ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट वेक्टर के एंड पॉइंट से हमें क्या करना है, सेकंड वेक्टर ड्रॉ करना है। तो 4 न्यूटन का फोर्स अपवर्ड है ना, तो अपवर्ड ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे। देखिए इस तरह से अपवर्ड ये ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये हो गया 3 न्यूटन और ये हो गया 4 न्यूटन। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ से क्या करना है, फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ किया, उसके बाद उसके एंड पॉइंट से सेकंड वेक्टर ड्रॉ किया हूं, ठीक है। तो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल जो रहेगा, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, ओके, उसका डायरेक्शन कैसा रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द एंडिंग पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर से एंडिंग पॉइंट ऑफ लास्ट वेक्टर तक डायरेक्शन रहेगा। एंड दिस इज द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब हमेशा ध्यान में रखिए, रिजल्टेंट मतलब एडिशन, दो वेक्टर का एडिशन। अभी मुझे बताइए इधर, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है ना, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है 3 न्यूटन, वर्टिकल लाइन कितना है 4 न्यूटन, तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा 5 न्यूटन आ जाएगा। ओके, सो रिजल्टेंट इधर बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ इट विल बी द 5 न्यूटन। 5 न्यूटन विल बी द आंसर। मतलब देखिए एक बॉडी पे मैंने 3 न्यूटन का फोर्स लगाया और बाद में 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो टोटल फोर्स बॉडी पे कितना आता है 5 न्यूटन आता है। मतलब इस तरह से वेक्टर में एडिशन का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। मतलब 3 + 4 7 नहीं होता है, इधर 3 + 4 5 हो सकता है, 3 + 4 1 भी हो सकता है, 3 + 4 7 भी हो सकता है। अभी 3 + 4 7 कब होगा देखिए। ओके, देखिए सपोज ये ट्रायंगल लॉ से हम सब कुछ ये स्टडी कर सकते हैं। देखिए वंस अगेन दिस इज अ बॉडी, ओके, यहाँ पे एक बॉडी है। इस तरह से मैंने इस बॉडी पे पहले 3 न्यूटन का फोर्स लगाया और उसके बाद उसी बॉडी पे मैंने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, 4 न्यूटन का फोर्स लगाया। दिखाई देता है ना, 3 न्यूटन का पहले फोर्स लगाया है। मोबाइल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखिए तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा स्क्रीन बड़ा कीजिए मोबाइल का। पहले तो 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, उसके बाद 4 न्यूटन का फोर्स लगाया एज शोन इन फिगर, ठीक है। तो अभी टोटल फोर्स कितना आ जाएगा देखिए, अभी टोटल फोर्स कितना आ जाएगा। अभी ट्रायंगल लॉ से क्या करेंगे, पहला एक फोर्स निकालेंगे 3 न्यूटन का। 3 न्यूटन का मतलब 3 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करता हूं। उसके बाद उसके एंड पॉइंट से 4 न्यूटन का मतलब 4 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करता हूं। अभी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द एंडिंग पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर, मतलब यहां से यहां तक आ जाएगा ना। ये कितना आ जाएगा, फिर अभी कितना आ जाएगा, ये तो 3 सेंटीमीटर है और ये 4 है, तो टोटल 7 होता है। तो मतलब 3 न्यूटन फोर्स एंड 4 न्यूटन फोर्स का क्या आ जाएगा, 7 न्यूटन फोर्स भी आ सकता है। मतलब वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन अगर बदल जाए तो रिजल्टेंट डिफरेंट आता है। 3 न्यूटन फोर्स प्लस 4 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन फोर्स 7 न्यूटन फोर्स भी आता है। 3 न्यूटन फोर्स प्लस 4 न्यूटन फोर्स कितना आता है, 5 भी आ सकता है। अभी 3 न्यूटन फोर्स और 4 न्यूटन फोर्स, एक बॉडी पे मैंने पहले 3 न्यूटन फोर्स लगाया, उसके बाद मैंने 4 न्यूटन फोर्स लगाया, तो रिजल्टेंट 1 न्यूटन भी आ सकता है। किस तरह से आ सकता है बता सकते हैं मुझे, 1 न्यूटन भी एडिशन हो सकता है 3 और 4 का। पहले तो फोर्स 3 न्यूटन का लगाया, बाद में मैंने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो रिजल्टेंट 1 न्यूटन आ रहा है। ऐसे कब होगा बता सकते हैं। हाँ देखिए, आई कैन इरेज दिस ना, देखिए आगे सपोज once again this is a body, this is a body, ठीक है। मैंने कितना फोर्स लगाया है इधर, सपोज पहले तो 3 न्यूटन का फोर्स लगाया बॉडी पे और बाद में क्या किया मैंने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, इस तरह से, ठीक है। पहले 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, बाद में 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो आंसर 7 न्यूटन नहीं आएगा। अभी क्या करना पड़ेगा, बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ
3 सेंटीमीटर की लाइन एक ड्रॉ करूंगा पहले मैं, 3 सेंटीमीटर 3 न्यूटन का, ठीक है। उसके बाद 3 न्यूटन मतलब फर्स्ट फोर्स के एंड पॉइंट से क्या करना है, फर्स्ट न्यूटन के एंड पॉइंट से क्या करना है मुझे, 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है ना, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी, इस तरह से इधर तक आ जाएगी ये 4 न्यूटन। अभी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर तो इधर है और एंडिंग पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर तो इधर है, तो रिजल्टेंट आ जाएगा दिस इज ऑफ ओनली दिस मैग्नीट्यूड ना, 1 न्यूटन रिजल्टेंट आ जाएगा एंड इट इज टुवर्ड्स लेफ्ट आ जाएगा, 1 न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट। समझ में आया क्या नहीं, ठीक है। और एक एग्जांपल, सपोज मतलब आपको इससे ये समझ में आ जाएगा कि 3 न्यूटन का फोर्स और 4 न्यूटन का फोर्स एक बॉडी पे मैंने लगाया, तो उसका एडिशन कम से कम कितना आता है या फिर ज्यादा से ज्यादा कितना आता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? 3 और 4 का रिजल्टेंट या फिर एडिशन मिनिमम कितना आता है और मैक्सिमम कितना आता है? मिनिमम 1 आता है और मैक्सिमम कितना आता है 7। मतलब 3 न्यूटन फोर्स प्लस 4 न्यूटन फोर्स, उनका एडिशन 1 से 7 के बीच में कोई भी आंसर हो सकता है, करेक्ट है ना? 1 से 7 के बीच में कोई भी आंसर हो सकता है, ठीक है। अभी मुझे बताइए, और एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, देखिए क्वेश्चन इज लाइक दिस, यहां पे सपोज मैंने 3 फोर्सेस दिए, 3 न्यूटन, 10 न्यूटन एंड 12 न्यूटन, ओके, सो दीज आर द 3 फोर्सेस। अभी मैंने अगर ऐसा बताया आपको, यहाँ पे 2 फोर्सेस है और एक तीसरी वैल्यू जो है उनका रिजल्टेंट है, तो क्या हो सकता है? यहाँ पे 2 कौन से फोर्सेस है और तीसरा कौन सा रिजल्टेंट है, वो आप बता सकते हैं? 3 न्यूटन, 10 न्यूटन और 12 न्यूटन में क्या क्या हो सकता है? 3 और 10 का रिजल्टेंट 12 आ सकता है क्या, बोलिए? 3 और 10 का रिजल्टेंट आ सकता है, क्योंकि 3 और 10 का मिनिमम रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, मिनिमम बताइए, 3 और 10 का मिनिमम रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? 7। और 3 एंड 10 का मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? 13। और 12 न्यूटन इज बिटवीन 7 एंड 13 ना, 12 जो वैल्यू है 7 और 13 के बीच में है, सो 3 और 10 का रिजल्टेंट 12 आ सकता है, ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन मैं पूछता हूं, अभी सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए 10 और 12 का रिजल्टेंट 3 आ सकता है क्या? 12 न्यूटन एंड 10 न्यूटन और 12 न्यूटन का रिजल्टेंट एडिशन 3 न्यूटन आ सकता है क्या? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 न्यूटन फोर्स, 10 न्यूटन फोर्स एंड 12 न्यूटन फोर्स का रिजल्टेंट 3 न्यूटन आ सकता है क्या? ओके, गिरीश पटेल सेज यस, सिद्धेश यस, वर्दा यस, सिद्धांत नो, दशरथ यश। अभी देखिए 10 और 12 का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालिए ना, मैक्सिमम कितना आ जाएगा? मैक्सिमम एडिशन 22 आ जाएगा, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो 22 रिजल्टेंट आ जाएगा। और मिनिमम कितना आ जाएगा? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो 2 आ जाएगा। अभी देखिए 3 न्यूटन का वैल्यू 2 और 22 के बीच में है क्या, नहीं है? है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, 10 और 12 का एडिशन 3 भी आ सकता है, 12 एंड 10 न्यूटन का वेक्टर एडिशन 3 भी आ सकता है, करेक्ट है ना? अभी मुझे बताइए 3 और 12 का रिजल्टेंट 10 आ सकता है क्या? 3 और 12 का रिजल्टेंट 10 आ सकता है क्या? 3 और 12 का रिजल्टेंट 10 आ सकता है क्या? यस, करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी देखिए 3 और 12 का मैक्सिमम कितना आ जाएगा रिजल्टेंट? मैक्सिमम 15 एंड मिनिमम कितना?
12 माइनस 3 मतलब 9, मतलब मैक्सिमम मतलब एडिशन करना है और मिनिमम मतलब क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, और ये वैल्यू उनके बीच में आ सकता है। ठीक है, सो 9 और 15 के बीच में 10 आता है, तो इधर क्या होता है, 3 और 10 का रिजल्टेंट 12 आ सकता है, 10 और 12 का रिजल्टेंट 3 आ सकता है, एंड 3 एंड 12 का रिजल्टेंट 10 भी आ सकता है। इधर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी दो फोर्सेस हो सकते हैं और कोई भी एक रिजल्टेंट हो सकता है। ओके, इस तरह से भी क्वेश्चन आपको रहेंगे। देखिए, ओके, लाइक दिस आर आल्सो देयर आर क्वेश्चंस। अभी देखिए, मैं अभी एक क्वेश्चन आपको, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बताइए मुझे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन इज लाइक दिस, question is like this is A bar, this is B bar and this is C bar, so which of the following equation is correct? क्वेश्चन क्या है देखिए, समझ में आ रहा है क्या? ये तीन वेक्टर आपको दिख रहे हैं ना, A बार, B बार और C बार, इस तरह से डायग्राम है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, which of the following is correct, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? A bar plus B bar is equal to C bar. Second option is B bar plus C bar is equal to A bar. Third option is A bar plus C bar is equal to B bar. And fourth option is A bar C bar plus B bar is equal to A bar. Which of the following option is correct according to the diagram? इस तरह से क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन समझ में आता है क्या? अकॉर्डिंग टू डायग्राम करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? अमूल्य, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आफ्टर दैट सिद्धेश मोरे, also absolutely correct. अभी देखिए, जब तक इस डायग्राम में है डायरेक्शन नहीं दिखाते हैं तब तक कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन डायग्राम में दिखाया ही नहीं है, तो आंसर कैसे निकालेंगे? तो पहला क्वेश्चन आना चाहिए था, इसमें से ए बार बी बार सी बार तीनों का डायरेक्शन क्या है, ये पहले क्वेश्चन आना चाहिए था। ठीक है, सपोज अभी देखिए, सपोज मैंने डायरेक्शन इस तरह से निकाला, अभी बोलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? अभी बोलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ इसी तरह से समझना बहुत जरूरी है। कौन सा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा? अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, so this is a very important thing. Correct option is second option is correct. अभी सेकंड ऑप्शन करेक्ट क्यों है? देखिए बी बार के एंड पॉइंट से हमने सी बार ड्रॉ किया है, बी बार और सी बार दोनों कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और ए बार कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज। हमेशा ध्यान में रखिए, जो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में रहेगा, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, उनका एडिशन हो जाएगा, और जो अपोजिट डायरेक्शन, दोनों के अपोजिट में जो तीसरा रहेगा ना, वो रिजल्टेंट रहता है। ठीक है, अभी देखिए बी बार ड्रॉ किया है, उसके बाद सी बार ड्रॉ किया है, और उसके बाद अपोजिट आ रहा है ना, ए बार का डायरेक्शन कैसा है, देखिए डायग्राम में क्लॉकवाइज है ऐसा, ए बार का, बी बार का एंटी क्लॉकवाइज है, और सी बार का भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्या करना है, सेम डायरेक्शन में जो दो वेक्टर्स रहेंगे उनका एडिशन हो जाएगा। ओके,
सेम डायरेक्शन में जो रहेंगे उनका एडिशन रहेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में जो है ना उस वो क्या रहेगा, रिजल्टेंट रहेगा। इस तरह से आइडेंटिफाई करना है हमें। देखिए ए बार कैसा है, देखिए ए बार का डायरेक्शन, ए बार का डायरेक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, मतलब डायग्राम में हमने लिया तो ऐसा इस तरह से रोटेट हो रहा है ना वो इसको क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। तो ए बार का हर एक वेक्टर का डायरेक्शन देखिए कैसा आता है। ए का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है ना, बी का डायरेक्शन देखिए अकॉर्डिंग टू द एरो यहां से यहां जा रहा है, और कंप्लीट डायग्राम में बी का डायरेक्शन देखा तो एंटी क्लॉकवाइज। सी का भी डायरेक्शन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। बी और सी दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब बी और सी का एडिशन हो जाएगा। एंड ए क्लॉकवाइज है, जो अपोजिट रहता है वो रिजल्टेंट रहता है। क्या मैंने बताया, जो अपोजिट रहेगा वो रिजल्टेंट रहेगा। ठीक है, इसी डायग्राम में थोड़ा सा डायरेक्शन में चेंज करता हूं, अभी आप मुझे बताइए। अभी बताइए मुझे क्या आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर। इस डायग्राम में वंस अगेन बताइए रिजल्टेंट कौन है, मुझे बताइए रिजल्टेंट, रिजल्टेंट कौन है इस डायग्राम में, अभी रिजल्टेंट बताइए। रिजल्टेंट ए है ना, क्योंकि बी बार और सी बार दोनों क्लॉकवाइज है और ए बार ओनली एंटी क्लॉकवाइज। जो अपोजिट डायरेक्शन में रहता है ना, दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में जो रहेगा वो रिजल्टेंट रहेगा। सो ए बार तो रिजल्टेंट रहेगा। ए बार रिजल्टेंट कौन से ऑप्शन में है, बी और डी में है, ए बार। अभी देखिए सी बार के एंड पॉइंट से मैंने बी बार को ड्रॉ किया है, मतलब सी बार प्लस बी बार इस तरह से हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी आ जाएगा। अभी करेक्ट ऑप्शन इज डी। Once again, I am changing the arrows now. फिर एक बार arrows को चेंज कर देता हूं। अभी बताइए, अभी बताइए रिजल्टेंट कौन सा है, पहले बताइए इस डायग्राम में रिजल्टेंट कौन है, रिजल्टेंट कौन है बताइए। हाँ अभी देखिए ए बार बी बार वन आफ्टर अनदर है तो वो रिजल्टेंट नहीं रहेंगे। सी बार ए बार और बी बार दोनों को अपोजिट है तो सी बार रिजल्टेंट रहेगा, और सी बार रिजल्टेंट का इधर एक ही ऑप्शन है, ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू सी बार। ठीक है ना। और एक थोड़ा चेंज करता हूं, ठीक है। यहां पे देखिए अभी बताइए रिजल्टेंट कौन रहेगा, रिजल्टेंट थोड़ा देखिए डायग्राम में, रिजल्टेंट कौन रहेगा। अभी ए और सी वन आफ्टर अनदर है और बी दोनों को अपोजिट है। बी जो है बी का डायरेक्शन सी को भी अपोजिट है, ए को भी अपोजिट है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी बार रिजल्टेंट रहेगा एंड बी बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बार प्लस सी बार आ जाएगा, ए बार प्लस सी बार। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी नाउ। ओके ठीक है। अभी इसी तरह से और एक एग्जांपल अभी दिखाता हूं आपको, और एक एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल। देखिए और एक एग्जांपल कौन सा है, देखिए यहां पे सपोज this is suppose x axis, this is y axis, this is position p1, this is position p2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ हमें अभी देखना है p1 एंड p2। सपोज दिस इज r1 बार है, ये r1 बार है, एंड सपोज दिस इज r2 बार है। ठीक है, एंड सपोज दिस इज, ये क्या है मुझे बताइए थोड़ा सा। इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन क्या रहता है मुझे बताइए, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन क्या रहता है, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन क्या रहता है, उसको हमने
बोला है इट इज वन वेक्टर। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जो वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, विच टाइप ऑफ वेक्टर इट इज, उसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं, दैट इज यस बार। ठीक है, दिस इज R1 बार एंड दिस इज R2 बार। अभी आप मुझे बताइए यहां पे रिजल्टेंट कौन रहेगा अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, रिजल्टेंट कौन रहेगा बताइए थोड़ा सा। रिजल्टेंट देखिए R1 बार एंड यस बार दोनों वन आफ्टर अनदर है, एंड R2 बार का डायरेक्शन क्या है, इन दोनों का अपोजिट है। तो क्या लिखूंगा मैं इधर, R2 बार इज द रिजल्टेंट इज इक्वल टू R1 बार प्लस यस बार, इस तरह से लिखूंगा ना। ठीक है, तो यस बार क्या आ जाएगा, देयरफॉर यस बार R1 बार को एलएचएस को लेके जाऊंगा, दैट इज R2 बार माइनस R1 बार आ जाएगा। ठीक है, R1 बार को एलएचएस को लेके गया तो क्या हो जाएगा, यस बार इज इक्वल टू R2 बार माइनस R1 बार आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। देखिए मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या रहता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर रहता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या रहता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। यही फॉर्मूला हमने निकाला था ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, डायरेक्टली मैंने लिखा था। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ, समझ में आया ना। सो दिस इज द इनिशियल पोजीशन वेक्टर, दिस इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर, एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब क्या रहता है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जो वेक्टर रहेगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ क्या रहेगा, R1 बार एंड यस बार का एडिशन करने के बाद R2 बार मिलता है हमें। ठीक है, सो R2 बार यहाँ पे रिजल्टेंट रहेगा, R2 बार इज इक्वल टू R1 बार प्लस यस बार हो जाएगा, एंड देयरफॉर यस बार इज इक्वल टू R2 बार माइनस R1 बार। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए फाइनल पोजीशन से हमें इनिशियल पोजीशन को क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। ओके, फिर एक बार बताइए रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करना है ट्रायंगल लॉ में, अगर डायग्राम आपको पता है। जो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा वो क्या रहेगा आपका, हाँ रिजल्टेंट रहेगा। अपोजिट डायरेक्शन में जिसका रोटेशन रहता है वो रिजल्टेंट रहेगा, और जो सेम डायरेक्शन में दो रहेंगे, ओके, सेम डायरेक्शन में जो भी रहेंगे उनका एडिशन हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में जो रहेगा वो रिजल्टेंट रहेगा। अभी देखिए मैंने सपोज एक डायग्राम इस तरह से निकाला, मुझे बताइए रिजल्टेंट कितना है बताइए। दिस इज ए बार प्लस बी बार प्लस दिस इज ए बार बी बार एंड सी बार, थ्री वेक्टर्स ऐसा अकॉर्डिंग टू डायग्राम है। तो रिजल्टेंट बताइए मुझे थोड़ा, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम रिजल्टेंट क्या है। रिजल्टेंट कौन है, हाँ यहाँ पे देखिए करेक्ट, सम स्टूडेंट आर रियली ब्रिलियंट, दे आर टेलिंग करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे ए बार बी बार और सी बार तीनों का डायरेक्शन एक ही है, अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे वेक्टर ही नहीं है। अपोजिट डायरेक्शन में है क्या, ए देखिए क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, बी देखिए क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, और सी देखिए वो भी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर ही नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम देयर इज नो रिजल्टेंट, सो रिजल्टेंट इज जीरो बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम रिजल्टेंट इज जीरो, मतलब यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूं मैं, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू जीरो, इस तरह से आता है। ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू जीरो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। ठीक है, उसके बाद सपोज मैंने ए डायरेक्शन ओनली इस तरह से निकाला, अभी बताइए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट कौन रहेगा, अभी रिजल्टेंट कौन रहेगा, बी बार इज द रिजल्टेंट, ठीक है ना। और करेक्ट रिलेशन क्या आ जाएगा बताइए अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, करेक्ट रिलेशन तीनों में, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम करेक्ट रिलेशन इज ए बार प्लस सी बार इज इक्वल टू बी बार आ जाएगा ना।
Is this correct relation? This is not absolutely correct because C bar के end point से A bar निकाला नहीं है ना, so this is not correct. C bar plus A bar is equal to B bar according to this diagram, क्योंकि C पहले ड्रॉ किया है और C के end point से A ड्रॉ किया है और उसके बाद हमें B मिलता है, ठीक है। After this, next. अभी देखिए रिजल्टेंट कहां से स्टार्ट हुआ है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है, यहां से यहां तक है ना। सो रिजल्टेंट के स्टार्टिंग पॉइंट में जो रहेगा वो फर्स्ट वेक्टर रहेगा, वो पहला ड्रॉ किया है। और रिजल्टेंट के एंड पॉइंट को जो, अगर रिजल्टेंट का डायरेक्शन यहाँ ऐसा है ना, बी बार का डायरेक्शन, तो ये एंड पॉइंट हो जाएगा रिजल्टेंट का, और ये स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर रहेगा। मतलब रिजल्टेंट के स्टार्टिंग पॉइंट को हमेशा फर्स्ट वेक्टर रहता है और रिजल्टेंट के एंडिंग पॉइंट को हमेशा सेकंड वेक्टर रहता है, इसलिए मैं सी बार प्लस ए बार लिखा, ठीक है ना। सो फर्स्ट कौन सा है, रिजल्टेंट के स्टार्टिंग पॉइंट में जो रहेगा वो फर्स्ट रहेगा एंड रिजल्टेंट के एंडिंग पॉइंट में जो रहेगा वो लास्ट रहेगा। सी बार प्लस ए बार दैट इज इक्वल टू बी बार रहेगा। और एक एग्जांपल, देखिए, दिस इज ए बार, दिस इज बी बार, okay, this is C bar, okay, this is D bar, ठीक है। This is E bar, this is F bar, okay, this is F bar, after that दिस इज जी बार, बहुत सारे वेक्टर ड्रॉ किए हैं मैंने, एंड दिस इज एच बार, ठीक है। सो यू कैन सी ऑल द वेक्टर्स ना, ए बार, बी बार, सी बार, ए बार, बी बार, सी बार, डी बार, ई बार, एफ बार, एच बार, जी बार एंड सो ऑन, ठीक है। मुझे अभी बताइए एच बार इज अ रिजल्टेंट ऑफ, एच बार इज इक्वल टू इक्वेशन क्या आ जाएगा अकॉर्डिंग टू डायग्राम, बताइए मुझे। एच बार इज इक्वल टू, एच बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए ए बार प्लस बी बार निकाल के देखिए, ए बार निकाला, उसके बाद उसके एंड पॉइंट से मैंने बी बार निकाला, तो इस तरह से डायरेक्शन आ जाएगा ना, और ये डायरेक्शन किसका है, एच का डायरेक्शन है, करेक्ट है ना। सो ए बार प्लस बी बार आ जाएगा एच बार, ओके। सिमिलरली आई कैन आस्क मेनी क्वेश्चंस लाइक दिस इन दिस डायग्राम। अभी मुझे बताइए जी बार वेक्टर मुझे चाहिए, जी बार वेक्टर, तो उसके लिए इक्वेशन क्या रहेगा जी बार के लिए, बताओ जी बार के लिए इक्वेशन क्या रहेगा जी बार के लिए। कैन यू टेल जी बार का डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा वेक्टर का एडिशन करना पड़ेगा। ओके, Nupur is correct, okay, so many students are correct। देखिए जी बार का डायरेक्शन मुझे चाहिए, इस तरह से डायरेक्शन चाहिए ना, तो क्या करना पड़ेगा, सी बार पहले ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके पॉइंट सी बार के एंड पॉइंट से बी बार ड्रॉ करना पड़ेगा, तो दिस इज सी बार, दिस इज बी बार, और उनका रिजल्टेंट जी बार के डायरेक्शन में आ जाएगा। सो सी बार प्लस बी बार इज इक्वल टू जी बार आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मुझे बताइए अभी ई बार कैसे आएगा, ई बार बताइए, हाउ टू गेट ई बार। ई बार के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक से देखिए, ऑल मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, ओनली ये ज्यादा मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट का ओनली ज्यादा है। ई बार के लिए क्या करना पड़ेगा, ई बार डी में कौन ऐड करना पड़ेगा, ऐसा डायरेक्शन आने के लिए डी बार प्लस
ए बार, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब मैंने डी बार पहले निकाला और डी बार के एंड पॉइंट से ए बार निकाला, तो मुझे रिजल्टेंट इस तरह से स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द एंडिंग पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर मुझे क्या मिलेगा, दैट इज ई बार मिलेगा। ठीक है, एफ बार बताइए मुझे, एफ बार कैसे मिलेगा, एफ बार हमें चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, एफ बार चाहिए ना, इस तरह से डायरेक्शन चाहिए मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, करेक्ट, पहले डी बार ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके एंड पॉइंट से सी बार ड्रॉ करना पड़ेगा, दैट इज डी बार प्लस सी बार। ओके, उसके बाद मुझे मिलेगा एफ बार। ओके, सो डी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू एफ बार। सो इस तरह से ये ट्राइंगल लॉ है। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ आपके समझ में आया क्या, देखिए, एनी डाउट रिलेटेड टू ट्राइंगल लॉ? ट्राइंगल लॉ का कुछ डाउट है क्या, बोलिए। ट्राइंगल लॉ किसके लिए यूज करते हैं, दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए। ठीक है, मुझे बताइए दो वेक्टर का रिजल्टेंट कितना होता है, मिनिमम और मैक्सिमम कितना होता है, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम रहेगा उनके मैग्नीट्यूड का सब्ट्रैक्शन, और मैक्सिमम कितना रहेगा, उनके मैग्नीट्यूड का एडिशन रहेगा। ठीक है, और मिनिमम टू मैक्सिमम कोई भी आ सकता है। फिर एक बार एग्जांपल देखिए, सपोज 3 फोर्सेस आर 3 न्यूटन, 10 न्यूटन एंड 25 न्यूटन। यहाँ पे रिजल्टेंट मतलब पॉसिबल है क्या, रिजल्टेंट 25 पॉसिबल है क्या, बताइए। By this combination can we add the two vector and we can get certain resultant vector, मिल सकता है क्या, according to this example बताइए। 3, 10 और 25 से तीन फोर्सेस है, यहाँ पे कौन किसका रिजल्टेंट रहेगा, हो सकता है क्या ऐसा कुछ? इन दिस केस इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, 3 और 10 का मिनिमम मैक्सिमम क्या आ जाएगा, मिनिमम 7, मैक्सिमम 13, 25 उस कैटेगरी में नहीं आता है, तो 3 और 10 का 25 नहीं हो सकता। 10 और 25 का रिजल्टेंट देखिए, 10 और 25 का रिजल्टेंट, 10 का मिनिमम आ जाएगा 15, 10 25 का मिनिमम 15 आ जाएगा, मैक्सिमम 35 आ जाएगा, तो 3 न्यूटन नहीं आ सकता रिजल्टेंट, और 3 और 25 का भी 10 न्यूटन नहीं आ सकता। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन वेयर एडिशन ऑफ एनी टू forces we can't get the resultant। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन रहते हैं, which of the following combination is the correct example of the resultant, इस तरह से आंसर होता है, क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो क्या दिखना है, उनका एडिशन करके और सब्ट्रैक्शन करके मिनिमम मैक्सिमम के बीच में वो तीसरा वैल्यू आता है कि नहीं आता है, वो आपको ढूंढना है। ओके, सो वंस अगेन ट्राइंगल लॉ का इसका स्टेटमेंट देखिए, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल डायरेक्टेड एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द एंडिंग पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर। सो इस तरह से हम ट्रायंगल लॉ पढ़ते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रायंगल लॉ। सो ये ट्रायंगल लॉ इस तरह से नेक्स्ट लेक्चर को हम पैरेललोग्राम जो है वो देखेंगे। ठीक है।